बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आर.के. सिंह जी और अश्विनी कुमार चौबे जी इस ब्रिज के लिए मेरे पास बहुत बार आते थे। और एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने के हाथ से भूमि पूजन कार्यक्रम इसका हुआ था, तब मुझे वो लोहे के पुल पर जाने का भी मौका मिला। और तब मुझे समझ में भी आया कि कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है। आज इसके बारे में आधा भाग उसका पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि इसके कारण निश्चित रूप से दक्षिण बिहार की एक लाइफलाइन है और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने मांग की है कि इस ब्रिज के नामकरण के बारे में वशिष्ठ नारायण सिंह जी का इसके लिए नाम दिया जाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके तरफ से केवल पत्र भेज दीजिए और इसके बारे में हम अनुमति देंगे और इसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह जी से नाम से रखेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं। आज इस ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है और मुझे लगता है कि ये 2021 के पहले तो उन्होंने कहा है, पर उसके ही पहले हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये 138 साल जो पुराना ब्रिज और रेल का जो एक ब्रिज अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद में ये ऑप्शन आज मिल रहा है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए बहुत ही समाधान का विषय है। ये ब्रिज का 3 लेन शुरू होने से आरा, पटना, छपरा आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी और दक्षिण बिहार के लिए तो ये लाइफलाइन भी है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कल ये ब्रिज के निमित्त मैंने कुछ परियोजनाओं का जो कार्य चल रहा था उसका भी रिव्यू दिल्ली में किया। छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर 100% पूरा हो गया है। 31 दिसंबर 2020 का उसका अवधि था। मुजफ्फरपुर, सोनावर्षा ये भी लगभग 99% पूरा हुआ है। छपरा, गोपालगंज 92% पूरा हुआ है। बिहार शरीफ, बरबीघा, मोकामा 90% पूरा हुआ है। मुंगेर अप्रोच रोड 40% पूरा हुआ है और किशनगंज फ्लाईओवर 50% पूरा हुआ है। पटना से बख्तियारपुर जो था वो करीब 99% पूरा हुआ है और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 75% पूरा हुआ है और जून 2021 को पूरा काम हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर जो है वो 40% पूरा हुआ है, अक्टूबर 2021 में वो पूरा हो जाएगा। और कोइलवर से भोजपुर ये भी 55% पूरा हुआ और अक्टूबर 2021 में पूरा होगा। जो महत्वपूर्ण काम थे जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीतामढ़ी, जयनगर, नरहिया 170 किलोमीटर का 770 करोड़ रुपए का कार्य है, ये 50% पूरा हुआ है। कोशी ब्रिज हम लोग कल मैं बात कर रहा था कि देश में सबसे ज़्यादा ब्रिजेस हम बिहार में बना रहे हैं, क्योंकि गंगा के ऊपर और उधर बिहार के बाद आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर और बिहार पर गंगा में। कोशी ब्रिज का जो था 4 लेन में ये करीब 1500 करोड़ का काम है, टेंडर हो गया है और ये 2023 में कोशी ब्रिज निश्चित रूप से पूरा होगा, जिससे भागलपुर, मधेपुरा के बीच संपर्क सुगम होगा। इसके साथ साथ विक्रमशिला ब्रिज भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी कीमत 1110 करोड़ रुपए है। 4 किलोमीटर लंबे ब्रिज का इसका भी टेंडर हो गया है और ये भी निर्माण 2024 के पहले हो जाएगा। ये ब्रिज भागलपुर और नोकछिया को जोड़ेगा। जो बक्सर ब्रिज है, जो भोजपुर से बक्सर के बीच 48 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर गंगा पर ब्रिज बनाया जा रहा है, ये काम जो है ये 2021 तक पूरा हो जाएगा और निश्चित रूप से इसके कारण उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी बहुत सुविधा होगी। जो साहिबगंज ब्रिज था वो काम अटका था क्योंकि बीच में एक चाइनीज़ कंपनी के जॉइंट वेंचर की कुछ समस्या आई, फिर जिसको दिया उसने नहीं किया, 3 बार टेंडर निकालना पड़ा, पर अब इसका अभी क्लियर हो गया है और ये बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला जो साहिबगंज ब्रिज का टेंडर हो गया है, ये करीब 2000 करोड़ की लागत से ये 6 किलोमीटर का ब्रिज बन रहा है और ये कार्य भी किसी भी हालत में 2024 के पहले पूरा हो जाएगा।
इसके बनने से कटिहार से झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। जो पटना का गंगा ब्रिज का जो नवीनीकरण है, ये भी अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हुआ है और पुराने ब्रिज के 2 लेन का नवीनीकरण कार्य पूरा भी हो गया है और बाकी 2 लेन का काम, और इससे भी पटना में काफ़ी राहत मिल जाएगी। मैं भी इसका फॉलोअप कल मैंने लिया है। करीब 1800 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और 66,000 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर इसके लिए हमने उसके लिए बना रहे हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफलाइन है। ये भी निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का काम इसमें हुआ है और ये भी काम की मैंने कल रिव्यू किया, ये भी निश्चित रूप से हो जाएगा। जो गंगा पर एक नया ब्रिज हम बना रहे हैं 3000 करोड़ का, 4 लेन का नया ब्रिज बना रहे हैं, उसका एग्रीमेंट अक्टूबर 2020 को साइन हुआ था। जनवरी से उसका काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2024 तक ये पुल बन जाएगा। देश में ये पहला ऐसा ब्रिज बन रहा है जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा और इसके नीचे से जहाज भी निकल सकेंगे। तो ये ब्रिज की कीमत करीब 3000 करोड़ है। पटना में ही ये जो ब्रिज बन रहा है ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा है। अश्विनी जी ने जिसका उल्लेख किया था, अयोध्या से जनकपुरी नेपाल तक राम जानकी मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, उसमें बिहार में 2700 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग में 240 किलोमीटर का हिस्सा के कार्य का निर्माण हो रहा है। 177 किलोमीटर का कार्य चल रहा है और इसे जून 2021 तक पूरा किया जाएगा और सीवान से मसरत तक के 40 किलोमीटर के मार्गों को 4 लेन बनाने हेतु डीपीआर भी बन गया है और जमीन अधिग्रहण का भी कार्य शुरू हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये राम जानकी मार्ग को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक आज का ये ब्रिज है, इसमें भी ये ब्रिज के निर्माण में मैं निश्चित रूप से आदरणीय आर.के. सिंह साहब का महत्व मुझे बार बार समझाया और ये बाकी का काम भी ये 2021 तो बोल रहे हैं, पर मैं उसके पहले ही उनको कहा है कि 6 महीने में इसको पूरा करो, ऐसा कहा है। तो बाकी का आगे का काम जो है वो पूरा होगा और उसके कारण जब पूरा ब्रिज पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ बातों का सुझाव दिया था, उसके लिए भी कल मैंने अपने मीटिंग में भर के कुछ निर्णय किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ बिहार को मिल सके, इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का सुझाव उन्होंने दिया था। हमने उसको स्वीकार कर लिया है और इसके लिए भरौली बक्सर से हैदरिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। 17 किलोमीटर लिंक रोड के निर्माण के लिए जून 2021 तक डीपीआर बन जाएगा और इस मार्ग के बनने से पटना से उत्तर प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा प्रस्ताव मोकामा मुंगेर मार्ग के चौड़ीकरण का है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उनके सुझाव को स्वीकार कर 70 किलोमीटर का मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण के लिए डीपीआर भी बनने के आदेश दिए हैं। वो डीपीआर बन रहा है और जो अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर बरौनी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी जो दिया है उसको भी हमने स्वीकार किया है और इस मार्ग पर ट्रैफिक अधिक है, सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है और इसलिए हमें इसके 4 लेन चौड़ीकरण का काम जल्दी ही शुरू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खगड़िया पूर्णिया मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण का भी सुझाव दिया है, उसे भी हमने स्वीकार कर लिया है और इसका डीपीआर का काम अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण से दालकोला गुवाहाटी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाना आसान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा मार्ग NH 77 को 4 लेन बनाने का जो प्रस्ताव दिया है वह राम जानकी मार्ग का हिस्सा है और उसके चौड़ीकरण की योजना बनी हुई है तथा इसका डीपीआर मई 2021 तक बन जाएगा और इस मार्ग में चौड़ीकरण से जनकपुर धाम नेपाल जाना आसान हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से एक ही आग्रह करूंगा कि भूमि अधिग्रहण के कार्य में आपके लेवल पर रिव्यू करके आप और गति दीजिए ताकि हम जल्दी ही ये कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास रोड और ब्रिजेज बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप केवल रोड एक बार मुझे लैंड एक्विजिशन करा दीजिए, मैं आप बिल्कुल निश्चित रूप से उसको करूंगा। हमारे सांसदों ने भी जो प्रस्ताव दिए थे उसमें से राजीव प्रताप रूडी जी ने
3 कामों के बारे में मुझे ध्यान दिया है। एक खिलगंज बाईपास बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके लिए 200 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा। इसका अलाइनमेंट हो गया है और बाईपास का काम मार्च 2021 में शुरू हो जाएगा और इस बाईपास को बनने से बलिया से आने वाला ट्रैफिक शहर के बाहर निकल जाएगा। छपरा से रेवा घाट पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव आया है, उसके लिए NHAI द्वारा DPR बनाया जा रहा है। छपरा बाईपास को 6 लेन करने का जो सुझाव दिया है राजीव जी ने, उसका हमने DPR बनाने के लिए मैंने कल आदेश दिया है। शेरपुर दिगवारा में जो नया पुल बनाने का प्रस्ताव रूडी जी ने दिया है, वह पुल पहले से ही योजना में है और यह पुल पटना रिंग रोड पैकेज 2 का पार्ट है और 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लंबे पुल का काम अप्रैल 2021 तक शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं राजीव प्रताप रूडी जी को विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री और मेरे सहयोगी RK सिंह जी ने भी जो मेरे पास कार्यक्रम के पहले ही कुछ बातों का जिक्र करके प्रस्ताव दिए थे, उसकी कल मैंने मीटिंग लेकर उसके भी निर्णय किए हैं। सासाराम आरा पटना के बीच में जो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट को लेकर जो सुझाव दिया गया है, इसमें आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए नया अलाइनमेंट किया गया है और पटना आरा सासाराम तक 95 किलोमीटर ग्रीनफील्ड मार्ग की जो योजना है, उसमें आसपास के सभी कस्बों क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देने की योजना के बारे में मैंने सूचना दी है और आपने जैसी सूचना की थी वो कनेक्टिविटी सबको मिल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आरा रिंग रोड का जो प्रस्ताव आपने दिया है, उसमें 3 परियोजना पर चल रहे काम से आरा में 90% रिंग रोड बन जाएगा। अब कायम नगर से बामपल्ली तक 10.4 किलोमीटर बाईपास का काम भी चल रहा है। बामपल्ली से आसनी तक 4.5 किलोमीटर का बाईपास भी बन रहा है और आसनी से पत्तर तक 3.8 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये भी आपकी बात हो जाएगी। हमारे सांसद बेतिया के डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने मुझे जो दिया था उसको मैं बताना चाहूँगा कि NH 727 में उत्तर प्रदेश के सेवराई से गंडक नदी को पार करके बेतिया तक 39 किलोमीटर सड़क का अलाइनमेंट हो गया है और 1200 करोड़ की लागत वाली इस सड़क का काम जून 2021 में शुरू हो जाएगा। ऐसा संजय जायसवाल जी को विश्वास दिलाता हूँ। भागलपुर सांसद अजय मंडल जी के तरफ से जिस सड़क की तरफ ध्यान दिला गया है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी तक की सड़क को हम 1040 करोड़ खर्चा करके बनाने का फैसला ले चुके हैं। इसका DPR बन रहा है और मार्च 2021 तक इसके निर्माण कार्य का शुरुआत हो जाएगी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह जी ने औरंगाबाद से पटना तक की सड़क को 4 लेन करने का प्रस्ताव दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि भारतमाला परियोजना में औरंगाबाद पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा तक मैंने 7,700 करोड़ की लागत से 350 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का फैसला किया है और इसका DPR बन रहा है। मेरे हिसाब से ये 7,700 करोड़ का हाईवे, ये शायद देश में पहला ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा रोड का कि जिसको अभी हमने मंजूरी दी है। सासाराम के सांसद छेदी पासवान जी ने सोन नदी में नौटा के पास ब्रिज बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसे CRF में स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार से विस्तृत कार्य योजना आते ही ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। वाराणसी से औरंगाबाद तक जो 192 किलोमीटर का 6 लेन बनाने का काम में चल रहे देरी के बारे में भी वहाँ के सांसद ने मुझे तकरार दी है। उस संबंध में बताना चाहूँगा कि इसमें भू अर्जन की देरी एवं कंसेशनरी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह कार्य समाप्त नहीं किया जा सका। इस परियोजना में वर्तमान में भारतीय माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को 31 दिसंबर 2020 तक संपूर्ण भूमि हस्तांतरण करने का आदेश भी दिया गया है। ये भूमि मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से ये भी काम पूरा हो जाएगा। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक सुमन जी द्वारा डुमरिया ब्रिज के कार्य में देरी की तरफ ध्यान दिला गया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी की गलती के कारण पहला ठेका हमको निरस्त करना पड़ा था। उसके बाद नया DPR जो बनकर आया उसमें कमी के कारण 4 बार टेंडर होने के बाद भी कोई कंपनी ठेका लेने के लिए सामने नहीं आई। इसलिए अब फिर से DPR बनवाकर उसका 2021 तक काम पर मैं खुद अभी सभी लोगों को इसके टेक्निकल डिटेल्स को लेकर बुला रहा हूँ और मैं इसका अलग से एक बार अध्ययन करूँगा और इसमें क्या मार्ग निकल सकता है वो निकालूंगा। डॉक्टर आलोक सुमन जी को मैं विश्वास देता हूँ। राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर मटिहानी शामों के पास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, उसमें NHAI का अध्ययन करके DPR बनाने के लिए कह दिया गया है।
राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी कल मेरे घर पर भी आए थे और उन्होंने पश्चिम चंपारण के टोल प्लाजा में जो गन्ने के ट्रैक्टर के बारे में जो सूचना दी थी कि वहाँ टोल लिया जाता है, उसका ऑर्डर निकालकर गन्ना लेकर जो ट्रैक्टर जाएंगे उनको टोल की मुक्ति भी दी गई है और ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो आरओबी का काम बताया था सतीश दुबे जी ने, उसका भी मार्ग निकाला गया है और वो भी काम निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से बिहार की परिस्थितियां काफ़ी विकास की ओर बढ़ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को सुखी समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का जो उनका संकल्प है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसलिए रोड सेक्टर में अच्छा कार्य करके हम बिहार के वो निश्चित रूप से जो विकास का जो उनका सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। एमएसएमई जो मेरे पास है उसके बारे में भी मैंने उनसे जिक्र भी किया था, उन्होंने भी किया था। एक बार दिल्ली में विस्तृत रूप से हमारे एमएसएमई के क्लस्टर्स हो, बिहार की वहाँ की परंपरागत कलाएं, मधुबनी पेंटिंग से लेकर मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर तक ले जाना चाहता हूँ। इसके बारे में अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ ताकि ये कला जो है ये टिकनी चाहिए। इसके साथ साथ खादी के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बिहार की अपनी एक परंपरा है और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए बिहार में बहुत ज़्यादा काम हो। जैसे रोड में काम हुआ वैसे रोजगार के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। मैं आग्रह से मुख्यमंत्री जी और एक बात कहूँगा, बहुत बार मैं आपको कह चुका हूँ कि इस समय देश में इथेनॉल की कमी है और जो मक्का है, कॉर्न, उसकी मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस से हमारी एमएसपी 1700 रुपये क्विंटल है और मार्केट 1100 तक आया है। तो मक्के से इथेनॉल बनाना और शुगर के जूस से इथेनॉल बनाना और बायोमास से इथेनॉल बनाना, ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। महाराष्ट्र में हमने काफ़ी काम किया, अभी काफ़ी हुआ है। अभी हमारे पेट्रोल में 10% डालने के लिए हम अभी भी वो देश में दे नहीं पा रहे, उसके लिए 1600 करोड़ लीटर की आवश्यकता है और हम केवल 450 करोड़ लीटर इथेनॉल बना पा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब तो डीजल में 10% डालेंगे तो ये करीब 4000 करोड़ लीटर हो जाएगा और हमारे देश में 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनेगी। ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे भी क्षेत्र में किसान आत्महत्या करते हैं और मैंने अभी इथेनॉल में काफ़ी हमने यहाँ काम किया। तो कौन से, शुगर केन जूस से और बायोमास से अगर इथेनॉल बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। अब जो चावल है हमारे पास 280 लाख टन स्टॉक में पड़ा हुआ है, इस साल और चावल आएगा। हम पूरे वर्ल्ड को चावल दे सकते हैं, इतना चावल हमारे पास है और इसलिए अब सरकार ने चावल से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इथेनॉल की कम से कम 100 फैक्ट्री बिहार में आप खोलिए। जितना बनाएंगे उतना भारत सरकार और ऑयल कंपनी खरीदने के लिए तैयार है। जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अब इथेनॉल के पंप को भी अनुमति मिल गई है और टीवीएस और बजाज ने केवल 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल की बाइक भी लॉन्च की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिहार के किसानों के कल्याण के लिए और गाँवों में रोजगार निर्माण करने के लिए आप इथेनॉल वाले प्रकल्प को लीजिए। इसमें मेरे से अच्छा कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि 15 साल से इस बात का जिक्र करते करते अब सब लोग इथेनॉल की बात करने लगे। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी, इसके नियम सब बना चुका हूँ। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी पर हमने सब वाहन लाए। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई है। हम 7-8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट बचकर हमारे किसानों को और गांव के लड़कों को रोजगार देने का कार्य अगर हम करेंगे तो वो सही में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। और मैं आप इसका नेतृत्व बिहार में करके बिहार की गरीबी और भूखमरी की और बेरोजगारी को दूर करने वाली ये बात होगी और इसमें मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसकी योजना आप बनाइए, एमएसएमई में डालिए। मैं एमएसएमई में कर्जा देने के लिए लोगों के लिए तैयार हूँ ताकि बिहार में मक्का हो, शुगर केन जूस हो, मोलाइसेस हो या बायोमास हो या चावल हो, इन सब का उपयोग करके पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने आमंत्रित भी किया है
और वहाँ जजेस के सामने मैं 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी करने वाला हूँ। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, इससे भी बायो सीएनजी बना है, जो मेरे यहाँ नागपुर महानगर पालिका की 400 बसेस उसके ऊपर मैं चला रहा हूँ। गंदे पानी को हमने 300 करोड़ में बेचा है और उससे मीथेन निकाल कर उससे बसेस और मेयर से लेकर कमिश्नर तक सबकी गाड़ियाँ उस पर कन्वर्ट करने का काम शुरू हुआ है। तो मैंने गंगा का मंत्री होते समय बायोडाइजेस्टर बनाए, पटना से लेकर मैंने कम से कम अनेक योजनाएं मंजूर करके दी। उन बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी पर पटना की बसेस और ट्रक चलेगी तो प्रदूषण भी कम होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इसमें आप नेतृत्व करिए। MSME की ओर से मैं उसके लिए अभी आपके लिए जो भी लोन करेंगे उसके लिए लोन देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। विकासशील भारत का प्रतीक ये